हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश यादव MK 3D क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पृष्ठ तनाव व केशिकत मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था। इसके बाद प्लवन टॉपिक लेकर आया हूं साइंस में। फिजिक्स का चैप्टर में प्लवन है। फिजिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा आधा पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद जस्ट केमिस्ट्री आपको चालू होगा, जो आपको वनडे एग्ज़ाम संबंधित रहेगा। तो प्लवन से संबंधित मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इतना करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। अब इस टॉपिक के बारे में लेकर चलते हैं। तो प्लवन, इसमें से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम पूछता है। प्लवन है क्या? किसी वस्तु का किसी द्रव में, कोई भी वस्तु होती है, कोई भी द्रव होता है, तो उसमें वस्तु जो तैरती रहती है वही आपका प्लवन कहलाता है। जैसे मान लीजिए जाए कि इस पात्र में ही कोई द्रव भरा हुआ है, इसमें कोई मार्कर या कोई खड़िया तैर रही है जो, या लकड़ी का गुटका, मान लीजिए कोई जल भरा हुआ है इसमें, इस द्रव में द्रव है, इसमें लकड़ी का गुटका जो तैर रहा है, तो जो ऊपर तैर रहा है तो वही कहलाता है आपका प्लवन। और द्रव ऊपर की तरफ जो बल लगाता है कि ऊपर की तरफ ही रहे, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्क्षेप, उत्प्लावक या उत्क्षेप बल कहा जाता है। तो प्लवन किससे संबंधित है? हर एग्जाम में पूछता है कि प्लवन किससे संबंधित है। तो प्लवन जो होता है दोस्तों आर्कमिडीज से संबंधित है। किससे? आर्कमिडीज उत्प्लवन बल जो होता है आर्कमिडीज से संबंधित है। ये आर्कमिडीज किस देश संबंधित है? ग्रीस देश से। ग्रीस देश से। तो आप इसकी परिभाषा समझ गए होंगे। किसी वस्तु का द्रव में तैरने की क्रिया जो होती है प्लवन कहलाती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि मान लो कोई पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें लकड़ी का गुटका या तो बर्फ़ ही तैर रहा है। जैसे बर्फ़ जल रहता है, इसमें बर्फ़ डाल देते हैं तो बर्फ़ ऊपर तैरता रहता है, तो किसके कारण होता है? प्लवन के कारण होता है। और जब बर्फ़ तैरता रहता है तो उसका घनत्व जो होता है कम होता है। जिसका घनत्व कम होता है वो हमेशा तैरेगा। बादल आकाश में यदि तैर रहे हैं तो बादल घनत्व कम है। यदि नाव समुद्र में या नदी में तैर रही है तो उसका घनत्व कम है। तो सीधी सी बात है कि जिसका घनत्व कम होता है वो तैरेगा। इससे संबंधित कई क्वेश्चन बनता है। तो घनत्व के बारे में जब बताऊंगा तो उसमें क्लियर करूंगा। तो आर्कमिडीज प्लवन किससे संबंधित? आर्कमिडीज संबंधित है। एग्जाम पूछा जाता है कि प्लवन किससे संबंधित है? आर्कमिडीज से। आर्कमिडीज किस देश से थे? ग्रीस देश से। इतना ध्यान रखिएगा। अब जो आपको बताए थे घनत्व, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। घनत्व का मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है वो घनत्व कहलाता है। घनत्व किसे कहते हैं? डेंसिटी जिसको बोलते हैं। ये घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात। एक बार एग्जाम पूछा गया था घनत्व बटे आयतन, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था। तो पूछा गया था प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो द्रव्यमान होगा। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए इसका मात्रक SI मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब।
तो द्रव घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसकी बीमा हो जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसकी बीमा जो हो जाएगी ml-3। ये तो एक ऐसी राशि है, ये अदिश राशि है, एक ऐसी राशि है, ये अदिश राशि है। तो घनत्व कैसी राशि अदिश राशि होती है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बीमा क्या होती है, ml-3 होती है। ये आपको 4-5 क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान रखिए, तैरते हुए मनुष्य का घनत्व तो अधिक होता है कि कम होता है। तो तैरते हुए की बात हो गई तो जो तैरने की बात हो जाती है, जिसको इससे संबंधित एग्जाम्पल है, उदाहरण घनत्व का उदाहरण, घनत्व से संबंधित मैं एक एक चीज़ इसमें लिख रहा हूँ, आप नोट्स बनाएं, आप लिखते जाइए। घनत्व संबंधित उदाहरण, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य नदी में तैर रहा है तो किसका घनत्व अधिक है। तो सीधी सी बात है कि जो समुद्र हो या नदी हो या तालाब हो, कहीं हो, तो जो तैरेगा तो उसका घनत्व कम होगा, अर्थात मनुष्य का घनत्व कम होगा, जल का घनत्व अधिक होगा। यदि नाव समुद्र में तैर रही है तो नाव का घनत्व कम है, समुद्र का घनत्व अधिक है। इतना ध्यान रखिए। नंबर 1 है, तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है, पानी की अपेक्षा। इसमें से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसका मतलब होता है कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य नदी में तैरता है या पानी में तैरता है तो किसका घनत्व कम होता है, किसका अधिक होता है, किसके कारण तैरता है, पूछ सकता है, तो उसका घनत्व कम होता है। एग्जाम में यही पूछेगा कि किस घनत्व कम, घनत्व अधिक, इनमें से कोई नहीं तो मनुष्य का घनत्व कम होता है। बर्फ़ का पानी में तैरना, बर्फ़ का पानी में तैरना, बर्फ़ का पानी में तैरना कहने का मतलब ये होता है कि बर्फ़ का घनत्व कम, बर्फ़ का घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व कम। ये मक्खन का मैं कई तरह, मक्खन जो होता है दही में तैरता रहता है तो मक्खन का घनत्व क्या होता है, कम होता है। बादल आकाश में मंडराते रहते हैं तो किसके कारण होता है, तो उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पर, जो वस्तु तैरेगा उसका घनत्व कम होता है, उसका घनत्व कम होता है। इतना ध्यान रखिए। कई क्वेश्चन चाहे जिस तरह, क्योंकि मैं कितना क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो आप कितना, मतलब बहुत क्वेश्चन बनेंगे तो मैं कितना क्वेश्चन आपको लिखूंगा। तो मैं एक नियम बता देता हूँ कि जो वस्तु तैरेगी ये समझ जाना कि उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। एकदम सीधी सी बात है। फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसमें तैरेगा उसका घनत्व अधिक होता है, उसका घनत्व अधिक होता है। तो सीधी बात है। आकाश में बादल मंडराते हैं तो बादल घनत्व कम होता है। नाव नदी में तैरती है तो नाव घनत्व कम होता है। दही में मक्खन तैरते हैं तो मक्खन घनत्व कम होता है। बर्फ़ पानी में तैरता है तो बर्फ़ का घनत्व कम होता है। तो जिसमें तैरता है उसका घनत्व अधिक होता है। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसको ध्यान रखिए, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जिसमें तैरेगा उसका घनत्व अधिक होता है। यह आपको मैंने लिख दिया। अब एक
इससे संबंधित आता है एक घनत्व था प्लवन। अब अगला टॉपिक है अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व ये वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पानी, यहाँ लिख देते हैं वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पानी, वस्तु घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पानी के घनत्व का अनुपात अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ये वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पानी घनत्व का अनुपात जो होता है अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। जब बर्फ हो, ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा ध्यान रखिए। जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो बर्फ़ का घनत्व कम होता है, पानी घनत्व अधिक होता है। तो जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो कितना भाग, जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाला जाता है तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। ध्यान रखिए, जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाला जाता है तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाला जाता है तो 1/10 भाग ऊपर रहता है और किसके कारण तैरता है तो उसका घनत्व कम होता है। और 9/10 भाग नीचे डूबा रहता है। क्या रहता है? 1/10 भाग ऊपर रहता है, 9/10 भाग नीचे रहता है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में पिघल जाता है तो उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखिए क्वेश्चन, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है पानी में डाल देते हैं, पिघल जाता है तो उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा इसको। जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में पिघल जाता है तो उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक बात ध्यान रखिए, जब जैसे कोई नदी है उसमें नाव चल रही है, नाव कब डूबेगी? अपने आयतन के बराबर जब पानी हटा लेगी तो नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। बर्फ़ का टुकड़ा पानी में कब डूबेगा? जब अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देगा, तब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डूब जाएगा। कोई व्यक्ति तैरता रहता है तो वो कब डूबेगा? अपने आयतन के बराबर जब पानी को हटा देगा तो व्यक्ति डूब जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कोई कभी कभी पूछ सकता है कि नदी में नाव तैरती है तो कब डूबेगी? तो अपने आयतन के बराबर जब पानी हटा देता है तो नदी में नाव डूब जाएगी। इतना ध्यान रखिए। पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। पानी घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। पारे का हिमांक कितना होता है? पारे का हिमांक जमता कितने पर है? कहने का मतलब -39 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है पारे का? उबलता है जिसको बोलते हैं क्वथनांक कितना होता है? 357 डिग्री सेल्सियस।
बर्फ़ का घनत्व कितना होता है? इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ़ का घनत्व कितना होता है? बर्फ़ का घनत्व होता है 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्वथनांक कितना होता है इसका? बर्फ़ का, इसको और बर्फ़ का घनत्व उसमें लिखना चाहते हैं, ये एमकेएस पद्धति में है। बर्फ़ का घनत्व तो हो जाएगा 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये एमकेएस पद्धति में लिखा हुआ है, ये आपका सीजीएस पद्धति में लिखा हुआ है। ये ध्यान रखिए, बर्फ़ का घनत्व कितना होता है। एक बार ध्यान रखिए इसमें कि ये तो जानते हैं पानी घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी कितने डिग्री सेल्सियस उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जमता कितने पर है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसको ध्यान रखिएगा नहीं तो हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा इसमें, तो मैंने हर टाइप क्वेश्चन आपको बताया। अब अगला टॉपिक है बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत प्रमेय। इसमें इसका सूत्र पूछ लेता है। बर्नौली का फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? P प्लस रो वी स्क्वायर, नहीं 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल नियतांक E। बर्नौली प्रमेय सिद्धांत का सूत्र क्या होता है? तो P + 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो इसका बर्नौली प्रमेय क्या होता है? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, जो दाब होता है उसका कुल मान एक नियतांक होता है। यही बर्नौली का सिद्धांत या प्रमेय है। दाब, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा का कुल योग एक नियतांक होता है। यही बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा के बढ़ने पर दाब घटता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है। गतिज ऊर्जा, गति का मतलब होता है किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे बहते हुए पानी में ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? घटता है। गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब, अब गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है। ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा अगर बढ़ा दी जाता है दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। गतिज ऊर्जा अगर घटा देते हैं दाब क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जो नोट ध्यान दीजिए, जो बेंचुरी मीटर कणित्र फिल्टर पंप ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? ये बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। बेंचुरी मीटर, फुहारा मशीन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कामा फुहारा मशीन, फुहारा मशीन कहने वाला बेंचुरी मीटर है, कणित्र है, फिल्टर पंप है, फुहारा मशीन जो है, जो खेत होते हैं उसमें दवा ववा छिड़काव किया जाता है, वो मशीन होती है।
तो ये सब दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। हवाई जहाज ऊपर उड़ती है तो वो भी बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन तो लिख ही दिया है। तो वायुयान या हवाई जहाज ऊपर उड़ती है तो बर्नौली प्रमेय के आधार पर काम करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाँ, वायुयान ऊपर उड़ती है तो कौन सा नियम कार्य करता है? कौन सा नियम कार्य करता है? तो इसमें अगर पूछे तो गति का तीसरा नियम कार्य करता है। यदि वायुयान ऊपर उड़ती है तो कौन सा नियम कार्य करता है? न्यूटन का तीसरा नियम। किस सिद्धांत पर काम करती है? बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। अगर सिद्धांत पूछेगा दोस्तों तो बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर बताइएगा। वायुयान उड़ती है तो कौन सा नियम उस पर कार्य करता है? न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है। ये इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे तेज आंधी आने पर टीन की छत का ऊपर उड़ना, ये भी बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ से लिखते हैं, तेज आंधी आने पर छत की टीन का ऊपर उड़ना। ये दूसरा ये है कि जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर तेज़ी से आती है तो गतिज ऊर्जा उसकी अधिक रहती है, परंतु दाब क्या हो जाता है? उसका घट जाता है। ध्यान रखिएगा। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर तेज़ी से आती है तो लोगों को दूर हटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बढ़ने पे दाब क्या हो जाता है? हमारा कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा। जैसे कोई रेलगाड़ी है आ रही है तो देखिए उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, परंतु हमारा प्रेशर जो होता है उस टाइम कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है, इसलिए हम उसी स्थान पर रह जाते हैं। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। तो गहरा जल जो होता है दोस्तों, जो गहरा जल होता है वो गहरा जल हमेशा क्या रहता है? शांत रहता है। ये भी बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। मैंने आपको प्लवन से संबंधित घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, कुछ उससे संबंधित आपको नियम बताएं। अब अगला चैप्टर में लेकर आऊँगा प्रकाश या तो हीट। जो आपको नहीं इच्छा हो आप कमेंट करिए, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। इतना करिए कि इस वीडियो को, इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि आपके दोस्त भी पढ़ते रहें और मुझे भी खुशी होती रहे। सभी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।